आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज। तो अपने जो है बेसिक एक्सपेरिमेंट में, क्लासिक का मतलब जैसे शास्त्रीय संगीत होता है तो उसे क्लासिकल सॉन्ग कहते हैं। तो उसमें हम लोग संगीत के उन बेसिक चीज़ों को सीखते हैं जिससे हम गा सकें। तो उसी प्रकार चूँकि क्लासिक एक्सपेरिमेंट लिखा है तो जेनेटिक्स के उन बेसिक चीज़ों को हम सीख सकते हैं जिसमें पूरी जेनेटिक्स का मंजिल खड़ी है। तो इसीलिए क्लासिक वर्ड यूज किया गया है। तो कह रहा है कि मेंडल ने जो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से किस चीज़ को मेंशन नहीं किया, यानी किस चीज़ को यूज नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए मेंडल ने सीड का शेप यूज किया था कि गोल है कि झुर्रीदार है। फ्लावर की पोजीशन यूज की थी कि टर्मिनल है कि एक्जियल है। सीड का कलर यूज किया था कि ग्रीन है कि येलो है। लेकिन पॉड की लेंथ यूज नहीं की थी, पॉड लेंथ यूज नहीं किया था। देखिए एनसीईआरटी में देखिए सीड का शेप यूज किया, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप यूज किया है कि फूली हुई है कि सिकुड़ी हुई है। पॉड की लेंथ नहीं यूज किया, पॉड का कलर यूज किया, फ्लावर की पोजीशन यूज किया, एक्जियल है कि टर्मिनल है, और स्टेम की हाइट यूज की, टाल है कि ड्वार्फ है। लेकिन पॉड का लेंथ नहीं यूज किया, शेप यूज किया, इसलिए पॉड लेंथ हमारा गलत हो जाएगा। तो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, 14 प्रकार की ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी चूज की थी मेंडल ने, एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक नहीं 2 प्रकार के लक्षण थे, जैसे लंबा था तो बौना भी था, गोल बीज वाला था तो झुर्रीदार बीज वाला भी था, हरे रंग का बीज था तो पीले रंग का भी बीज था। तो इस तरह के जोड़े वाले लक्षण उन्होंने चूज किए। तो उनमें पॉड लेंथ नहीं थी, तो इसलिए 61 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है और डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट और क्रोमोसोम नंबर, ये सारा दिया गया है कि स्टेम की लंबाई तो लंबा पौधा भी, बौना पौधा भी, फ्लावर की पोजीशन तो एक्जियल और टर्मिनल, फ्लावर का कलर वायलेट और वाइट, पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड यानी फूली हुई सिकुड़ी हुई, पॉड कलर ग्रीन और येलो, सीड कलर येलो और ग्रीन। देखिए पॉड कलर और सीड कलर में उल्टा है, पॉड में ग्रीन डोमिनेंट है और सीड में येलो डोमिनेंट है कलर। सीड शेप राउंड आर रिंकल्ड। तो ये 7 प्रकार के हमारे कंट्रास्टिंग 7 प्रकार के कैरेक्टर हैं, उनके कंट्रास्टिंग यहाँ पर ट्रेट दिए गए हैं और क्रोमोसोम नंबर दिया गया है। तो क्रोमोसोम नंबर एनसीईआरटी में नहीं है तो उस पर हम विचार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इन दिस चैप्टर इन दिस वन कैरेक्टर इज रिलेटेड टू स्टेम हाइट, ये स्टेम हाइट, टू फ्लावर की, फ्लावर से संबंधित है, तीसरा पॉड से, चौथा पॉड, एंड सेकंड कैरेक्टर आर रिलेटेड टू सीड, सीड से छठवां है, इससे कोई मतलब नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पॉड लेंथ। कुल मिला के पॉड लेंथ उसमें नहीं थी जो मेंडल ने कैरेक्टर यूज किए थे। अब देखिए अगला आ जाता है कलर ब्लाइंड मैन मैरिज ए वुमन विद नॉर्मल साइट who has no history of color blindness in her family. What is the possibility of their grandson being color blind? तो कह रहा है एक व्यक्ति है जो कि कलर ब्लाइंड है, उसकी शादी एक औरत मतलब महिला से होती है या लड़की से होती है, महिला तो शादी के बाद होगी, लड़की से होती है जो कि नॉर्मल साइट की यानी सामान्य दिखाई देता है उसको, और उसकी फैमिली में किसी को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो कह रहा है क्या संभावना बनेगी कि
ग्रैंड सन जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा कि नहीं। ग्रैंड सन का मतलब पोता उसका कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी वाला होगा या क्या प्रतिशत होगा, ये हमको बताना है। तो जो जैसे दिया है यहाँ पर देखिए बी विकल्प करेक्ट है, जो जैसे दिया है वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए कि मैंने कलर ब्लाइंड मैन, तो कलर ब्लाइंड मैन है तो इसका मतलब यक्स क्रोमोसोम में लक्षण होंगे, तो यक्स पे 0 लिखा है। वाई मैरिड नॉर्मल वोमेन, वोमेन नॉर्मल है और उसके किसी फैमिली में हिस्ट्री भी नहीं है कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस थी, इसका मतलब ये कैरियर भी नहीं है, यानी दोनों में से दोनों एक्स क्रोमोसोम इसके नॉर्मल है। ऑल ऑफ दियर डॉटर आर कैरियर्स एंड ऑल ऑफ दियर सन आर नॉर्मल एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। तो कह रहा है इस तरह शादी से जो बच्चे पैदा होंगे उनमें से जितनी लड़कियां होंगी वो सब कैरियर होंगी यानी बीमारी की वाहक होंगी, और जितने पुत्र होंगे वो सब नॉर्मल होंगे। कैसे होंगे सब हम लोग नीचे बना के देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बना रहे हैं, तो एक कलर ब्लाइंड पुरुष है और एक सामान्य महिला से उसकी शादी हुई, तो यक्स हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो देखिए ये लड़के हैं तो लड़कों में कोई जीन नहीं गया, इसका मतलब दोनों लड़के नॉर्मल हैं, और लड़कियों में दोनों में एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण हैं, इसका मतलब ये वाहक होंगी कैरियर। तो किसी भी सन पर इस तरह की बीमारी या पुत्र पर बीमारी नहीं होगा, यानी उसका ग्रैंड सन जो होगा वो नॉर्मल होगा और ग्रैंड डॉटर जो होंगी वो कैरियर होंगी। तो कैरियर डॉटर नॉर्मल सन। अब देखिए यहाँ पर अभी तो डॉटर और सन की बात हुई है, सॉरी अभी डॉटर और सन की बात हुई है, ग्रैंड सन की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंडनेस, ग्रैंड सन की तो अभी तो बच्चों तक हुई, अभी नाती तक पहुँचना है जिसको पोता भी कहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचना है। तो बच्चों की ये स्थिति आ गई। अब आगे देखिए, अब ये डॉटर और नॉर्मल सन के बीच क्रॉस कराएंगे, तो फिर से अब देखिए आगे हम लोग क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई, फिर ये एक्स और एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लक्षण बीमारी का है, यहाँ पर एक्स डैश वाई हो जाएगा और एक्स ये नॉर्मल हो जाएगा, एक्स वाई ये नॉर्मल हो जाएगा। तो एक लड़के को कलर ब्लाइंडनेस रहेगी, बाकी सब सामान्य होंगे, कैरियर होंगे मतलब इनमें लक्षण नहीं दिखेंगे, तो नॉर्मल ही होगी ये लड़की। तो कुल मिला के 4 में एक लड़का, 4 मतलब जो संतानें हैं उनमें एक संतान को कलर ब्लाइंडनेस है, तो 4 में 1 को, इसलिए 1 में 1/4 को, इसलिए 100 में 1/4 गुणे 100 बराबर 25%। या इसी को 100 में 4 का भाग देंगे तो 25% या 1/4 का मतलब 0.25, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है हमारा 0.25 ही है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम अबव क्रॉसेज इट इज क्लियर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन द ग्रैंडसन ऑफ ए कलर ब्लाइंड मैन एंड ए नॉर्मल वोमेन इज 0.25 या 25%। अब देखिए आगे आ जाता है, आपसे प्रतिशत भी पूछ सकता है, तो वो भी हमने निकाल के बता दिया। अब देखिए पूछ रहा है कि ए प्लियोट्रोपिक जीन, तो देखिए हमारे पास 2 नाम थे, एक पॉलीजेनिक एक प्लियोट्रोपिक। तो पॉलीजेनिक का मतलब, पॉली का मतलब मेनी, जीन बहुत सारे जीन एक लक्षण को कंट्रोल करें, और प्लियोट्रोपिक का मतलब
कि एक जीन बहुत सारे लक्षण शो करे इस तरह से। देखिए यहाँ एनसीईआरटी में देखते हैं, कह रहा है कि देयर आर हाउएवर इंस्टेंसेज वेयर ए सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। बहुत सारे दृश्य रूप जब एक जीन एक्सप्रेस करती है तो उसे हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी सही हो जाएगा, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। बहुत सारे लक्षणों को एक जीन कवर करे तो प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं, और बहुत सारी जीन मिलकर के एक लक्षण शो करें तो पॉलीजेनिक बोलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू हैविंग मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेज ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। जैसा एनसीईआरटी में अभी हमने पढ़ा, कह रहा है द जीन हैविंग ए मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ 2 or more कैरेक्टर्स इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। तो एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर जब शो करता है, एक से अधिक दृश्य रूप शो करता है, तो उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग प्लियोट्रॉपी इज एग्जिबिटेड बाय सिंड्रोम्स कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया। तो सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया ये हमारे प्लियोट्रॉपिक जीन से संबंधित है या प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल है। अब देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री। तो वंशागत विश्लेषण इसको हिंदी में बोलते हैं मनुष्य में, उसका एक ग्राफ या चार्ट कह सकते हैं। तो कह रहा है द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल। ये सिंबल बनाए गए हैं ये प्रभावित व्यक्तियों के हैं। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। तो इस पेडिग्री को देख करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार की ये बीमारी है। तो ये देखिए हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, पहला ही विकल्प करेक्ट है, ए वाला। अब कैसे करेक्ट है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। तो देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव, जब हम रिसेसिव पढ़ते थे यानी अप्रभावी, तो हम लोग ये ध्यान देते थे कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी की वजह से मटर का पौधा लंबा होता था। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी हमारा प्रभावी ट्रेट था, जीन था। स्मॉल टी अप्रभावी, तो अगर दोनों स्मॉल टी होते थे तभी पौधा ड्वार्फ यानी बौना होता था। अगर एक भी कैपिटल आ जाता था तो पौधा लंबा हो जाता था। तो जाहिर सी बात है कि रिसेसिव ट्रेट तब शो होंगे जब दोनों हमारे जीन उसी लक्षण के होंगे जो शो हो रहा है। अगर एक भी नहीं होगा तो फिर लक्षण शो नहीं होंगे। इस बात को हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए हम एनसीईआरटी में देखते हैं, तो ये जो स्क्वायर है मेल को रिप्रेजेंट करेगा, गोला फीमेल को, और यहाँ पर अगर कलर है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल यानी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के होंगे। तो अब इस चीज़ को हम एक एक करके इस क्वेश्चन में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पुरुष है जिसमें बीमारी के लक्षण हैं और एक सामान्य महिला है। अब दोनों के बीच मैटिंग हुई यानी संभोग हुआ, तो अब उनकी संतानें उत्पन्न हुई। जब संतानें उत्पन्न हुई तो 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक लड़की एक लड़का, और दोनों में बीमारी के लक्षण हैं। देखिए दोनों में बीमारी के लक्षण हैं। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये लड़के में बीमारी के लक्षण थे लड़की में, लेकिन इसकी जब शादी सामान्य लड़के से हो गई और उनके बीच मैटिंग हुई, तो देखिए एक लड़की हुई एक लड़का हुआ, लेकिन दोनों में बीमारी के लक्षण नहीं। अगर ये डोमिनेंट ट्रेट होता तो जाहिर सी बात है कि लड़की है तो XX में दोनों में बीमारी के लक्षण होते, तो उनमें से एक X लड़के के साथ जाता। तो एक X जो लड़के के साथ जाता तो लड़के में तो X अकेला रहता, दूसरा Y रहता। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बीमारी के लक्षण शो होते, लेकिन लड़की और लड़के दोनों में लड़का भी बीमारी के लक्षण शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये रिसेसिव ट्रेट है, डोमिनेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए
ये जो लड़का है किसी दूसरी लड़की से शादी कराई गई, तो यहाँ पर देखिए एक लड़के में कैरेक्टर दिख रहा है, एक लड़के में कैरेक्टर दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लड़की है ये नॉर्मल दिख तो रही है, लेकिन ये कैरियर यानी वाहक है। तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम में बीमारी थी, वो एक्स क्रोमोसोम में लड़के वाले में चला गया, क्योंकि एक महिला से जाएगा और वाई पुरुष से आएगा, तो बीमारी वाला एक्स इस लड़के के साथ गया, तभी यहाँ बीमारी के लक्षण शो हुए। और वही कंडीशन देखिए यहाँ पर है कि लड़का बीमारी से ग्रस्त है, सामान्य लड़की से शादी हुई, तो चूंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो एक जीन में अगर लक्षण होगा एक क्रोमोसोम में, तो वो शो नहीं होगा। तो देखिए दोनों लड़के हैं, ये भी लड़का है ये भी लड़का है, स्क्वायर वाले लड़के होते हैं। तो चूंकि एक्स महिला से मिलता है, पुरुष से नहीं मिलता, क्योंकि लड़का है तो जाहिर सी बात है वाई पुरुष से आया होगा, और यक्स महिला से, और यक्स तो सामान्य है इस महिला वाला, इसीलिए दोनों लड़कों में से किसी को जो है बीमारी के लक्षण नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिर इनकी जब मैटिंग हुई, संभोग हुआ, तो ये एक दो लड़के पैदा हुए एक लड़की। तो जाहिर सी बात है कि इस लड़के में कोई जीन नहीं है, क्योंकि होता तो लक्षण प्रकट होते, इसमें है ये वाहक है। तो वाहक है तो जाहिर सी बात है कि लड़की का एक्स लड़के के साथ जाएगा, क्योंकि वाई तो पिता से आता है, तो वाई इससे जाएगा एक्स इससे। तो जहाँ जहाँ देखिए दोनों लड़कों में एक्स जो है इस लड़की से आया है, इसलिए इनमें बीमारी के लक्षण है। अब ये लड़की है तो लड़की में एक्स पुरुष से आया होगा, तभी लड़की बनी, इसलिए इसमें बीमारी के लक्षण नहीं है। एक इससे आएगा एक्स, तो इसका मतलब एक एक्स में बीमारी के लक्षण है, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसलिए वाहक होगी, बीमारी के लक्षण शो नहीं करेगी। तो ये सारा चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो एज द ट्रेट अपीयर्स ओनली इन होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, केवल होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल में बीमारी के लक्षण शो हो रहे हैं, यानी जब दोनों जीन बीमारी वाले होते हैं तभी महिला हमारी बीमारी ग्रस्त है, नहीं बाकी कैरियर है। तो देयरफॉर इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, इसलिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है हमारा। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। तो कह रहा है टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, तो टर्म लिंकेज यानी लिंकेज शब्द किसने दिया था, तो वो टीएच मॉर्गन ने दिया था। सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लिंकेज इज द फिनोमिनन ऑफ सर्टेन जीन स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो पेरेंट में एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन जब अलग नहीं हो पाते, साथ साथ चले जाते हैं, तो उन्हें सहलग्न या लिंकेज बोलते हैं। तो लिंकेज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय सटेन एंड बॉवेरी, तो सटेन और बॉवेरी के द्वारा सजेस्ट किया गया था लिंकेज व्हेन दे प्रोपाउंडेड द फेमस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जब वो अपनी प्रसिद्ध क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे रहे थे। बेटसन एंड पुनेट while working on sweet we found that the factor for certain character do not show independent assortment। अब बेटसन और पुनेट ने मीठी मटर के पौधे पर कार्य किया और ये पाया कि कुछ कैरेक्टर हैं जो डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल के लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में नहीं शो हो पा रहे हैं, क्योंकि उसमें लिंकेज जहाँ होता है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ शो नहीं होता। हम ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हाउ एवर इट वाज मॉर्गन हु क्लियरली प्रूव्ड एंड डिफाइंड लिंकेज, तो उसके बाद क्या हुआ कि मॉर्गन साहब आए और उन्होंने लिंकेज को कायदे से प्रूव भी किया और डिफाइंड भी किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में इन फ्रूट फ्लाई, जो कि उन्होंने फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर में किया। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है। तो देखिए कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। तो देखिए एक ही क्रोमोसोम में अगल बगल वाले जीन या एक ही क्रोमोसोम वाले जीन
चले जाते हैं एक साथ तो उसे लिंकेज कहते हैं, और दूसरे ग्रुप के साथ चले जाते हैं तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। पीछे भी आ चुका है। तो द मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू एन अदर, दूसरे में नॉन पेरेंटल, अगर पेरेंटल है तो लिंकेज, नॉन पेरेंटल है तो ट्रांसलोकेशन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है एलीज आर, तो एलील क्या होते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन। जैसे मटर का पौधा है, उसमें दो लक्षण है। पौधे की लंबाई अगर ली जाए तो एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा। तो एक ही जीन के जो दो फॉर्म हैं उन्हीं को हम एलील कहते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। एक फॉर्म हमारा पौधे की लंबाई को प्रकट कर रहा है, एक फॉर्म हमारा पौधे में बौनापन प्रकट कर रहा है। तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कह रहा मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट मतलब बहुत सारे एलील। तो देखिए एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। लोकस का मतलब लोकेशन, एक तरह से पोजीशन उनकी। तो मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। तो जो मल्टीपल एलील्स होते हैं वो सब एक ही लोकस यानी स्थान पर होते हैं। जैसे लंबा और बौनापन दो ये लक्षण हैं, दो एलील मतलब दो फॉर्म है जीन के, तो एक ही क्रोमोसोम के एक ही लोकस यानी लोकेशन पर ये दोनों होंगे। तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। पीछे से बहुत अच्छे से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम देखें क्वेश्चन नंबर 69 है। कह रहा है मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिड ए वोमन विद ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द ईयर ऑफ स्प्रिंग्स। तो कह रहा है एक मनुष्य है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी शादी एक लड़की से होती है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। तो कह रहा है उसमें जितने भी बच्चे होंगे उनके ब्लड ग्रुप में की क्या स्थिति होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी कि उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे। तो हम लोग बना के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बना दिया। ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप बी है तो आई बी स्मॉल आई। तो यहाँ पर देखिए ए से बी मिला तो आई ए आई बी हो जाएगा, बी से आई मिला तो आई बी आई हो जाएगा, और आई ए आई हो जाएगा, आई आई स्मॉल में हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, ये हमारा ब्लड ग्रुप बी हो गया, ये हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया, और ये हमारा ब्लड ग्रुप हो गया। तो ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, वो यानी सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो ए बी ओ, तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो 7 कैरेक्टर थे, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो 7 कैरेक्टर हैं जो हम लोगों ने स्टडी, मेंडल ने स्टडी किए थे। पीछे कई बार फिगर देख के बना के हम लोग बता चुके हैं। ये देखिए 7 कैरेक्टर, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, शेप, सीड कलर, 7 लक्षण है। तो 7 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है। तो कह रहा है एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद XXX यानी XXX सेक्स क्रोमोसोम्स वाज बोर्न ड्यू टू। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में XXX यानी ट्राइसोमी की कंडीशन बन रही है, 3 क्रोमोसोम एक साथ। तो जैसा कि डाउन सिंड्रोम में हम लोग देखते हैं कि 21वें क्रोमोसोम में एक X और एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको थोड़ा NCERT में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन होगी, ज़्यादा क्रोमोसोम हो जा रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46 यानी 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम होते हैं हमें। आउट ऑफ द सेट 22 पेयर आर ऑटोसोम एंड 1 ऑफ पेयर क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें 22 जोड़ी हमारे ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम। समटाइम्स, अब यहाँ से समझिएगा, समटाइम्स
दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। तो एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल आर इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो या तो एक एक्स्ट्रा कॉपी चली जाती है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। दीज सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी। अगर एक बढ़ गया तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं, यानी 3x हो जाएंगे, और अगर एक घट गया तो मोनोसोमी कहते हैं। x भी हो सकता है, अगर ऑटोसोम है तो x ही रहेगा। आर मोनोसोमी ऑफ ए क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली सच ए सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस। अगर ऐसा हो गया तो बहुत सीरियस स्थिति बन जाती है इन द इंडिविजुअल व्यक्ति में। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी की वजह से होता है, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक एक घट जाता है, क्लाइन फिल्टर में XXY हो जाता है सेक्स क्रोमोसोम में। तो ये सब कॉमन एग्जाम्पल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। तो यहाँ पर देखिए ट्राइसोमी 21वें नंबर पर होती है तो डाउन सिंड्रोम होता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड। ये तो सब लक्षण दिए गए हैं। तो ये स्थितियाँ कब होती हैं? तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। अगर मदर में कोई एबनॉर्मल ओवा बन गया और डबल एक्स एक साथ आ गए तो ये ट्राइसोमी की कंडीशन हो जाती है, XXX। ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाज बॉर्न ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। जाहिर सी बात है कि एक्स ओवम में रहता है और जो हमारे स्पर्म होते हैं उनमें एक्स और वाई दो टाइप के होते हैं। एक्स मिलेगा तो लड़की, वाई मिलेगा तो लड़का। तो एक्स की बात हो रही है ट्रिपल एक्स, तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, ये कंडीशन बनेगी। तो ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अन्य गलत क्यों है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है फ्यूजन ऑफ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म। तो एक स्पर्म से 2 ओवम कैसे मिल सकते हैं? 2 स्पर्म एक ओवम से मिल सकते हैं क्योंकि वो स्पर्म ही ओवम से मिलने आते हैं। तो ये नहीं ऐसा संभव। फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म एंड 1 ओवम। तो अगर 2 स्पर्म एक ओवम से मिलेंगे तो जो स्पर्म आएगा उसमें एक एक्स होता है एक वाई, तो जरूरी नहीं कि ये हो XXY भी हो सकता है। तो इसमें भी कंफ्यूजन है। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर। अगर एबनॉर्मल स्पर्म बन रहे हैं तो स्पर्म में एक्स और वाई होता है, डबल एक्स नहीं हो सकता, डबल वाई नहीं हो सकता। अगर हो भी जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर, तो एक्स वाला भी हो सकता है, वाई वाला भी हो सकता है। तो इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर ये ज़्यादा करेक्ट है। अन्य उदाहरणों से इसमें आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि यक्स की बात है तो जाहिर सी बात है कि डबल एक्स वाला एक ओवम बना और सिंगल एक्स वाला स्पर्म उसको फ्यूजन कर दिया तो ट्रिपल एक्स हो गया। तो ये एबनॉर्मल ओवा के बनने से ऐसा हो सकता है। ज़्यादा संभावना हो ये भी सकता है परंतु इसकी ज़्यादा संभावना क्योंकि XX है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी की बात हो रही है ये ऑटोसोम 21वें नंबर पर है, जबकि यहाँ पर ट्रिपल एक्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। थोड़ा बारीकी में सेक्स क्रोमोसोम, तो अगर 3X हो जाते हैं तो इसे सुपर फीमेल बोलते हैं, सुपर फीमेल। तो जाहिर सी बात है कि ये 2 क्रोमोसोम जो है ये मदर से आए हैं और एक ये एक्स जो है फादर से आया है। तो ये दोनों एक साथ कैसे आ गए मदर से? यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन नहीं हो पाया, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो पाया। तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से मतलब अलग नहीं हो पाए, इस वजह से 2 एक साथ आ गए ओवा में। तो फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, यही आंसर हमारा करेक्ट होगा और कोई करेक्ट नहीं होंगे।
अब इसकी भी संभावना खत्म हो गई। तो इस वजह से 71 का ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला आ जाता है फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर देखिए जो ये हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, तो नॉन डिसजंक्शन अब कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है बहुत कम है। अब क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्क्वैश वर्ड लिखा गया है, तो वैसे तो स्क्वैश का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो रिसेसिव को दबा देता है, प्रभावी या प्रभावी को दबा देता है। तो स्क्वैश वर्ड में डोमिनेंट इपिस्टेसिस आ जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो स्क्वैश का मतलब शरबत होता है, जैसे ऑरेंज स्क्वैश का मतलब संतरे का शरबत। तो यहाँ पर स्क्वैश का मतलब दबाना से है, तो जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वो रिसेसिव को दबा देते हैं। तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस हमारा ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इपिस्टेसिस का मतलब संशोधक जीन हिंदी में कहा जाए, कि किसी एक जीन को अन्य जीनों द्वारा संशोधित किया जाए, तो ये मतलब होता है। तो यहाँ डोमिनेंट इपिस्टेसिस हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन दिया गया है कि डोमिनेंट इपिस्टेसिस इज द फिनोमिनन ऑफ मेकिंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाय ए डोमिनेंट नॉन एलीलिक जीन। तो भाई सप्रेशन वाली बात आ गई, यानी दबाना। तो इसका मतलब जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव को दबा देगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए वुमन हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। कह रहा है एक आदमी है जो कि कलर ब्लाइंड बीमारी से पीड़ित है, उसने एक महिला से शादी की है जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी और फादर नॉर्मल था। तो फादर नॉर्मल था, तो इसका मतलब है कि जीन मदर से आएगा एक फादर से, तो नॉर्मल एक्स फादर से गया और कलर ब्लाइंड वाला माँ से आया, क्योंकि कलर ब्लाइंड में दोनों एक्स में बीमारी होगी। इसका मतलब महिला कैरियर है। तो एक कलर ब्लाइंड मैन की शादी कैरियर महिला से हो रही है। तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रेन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो इस कपल की जो बच्चे हैं उनमें कलर ब्लाइंड की बीमारी की क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, फिगर बनाते हैं। तो कलर ब्लाइंड फादर है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्थिति होगी। और वोमेन जो है जिससे शादी हो रही है, तो उसकी मम्मी में कलर ब्लाइंड थी, यानी दोनों एक्स थे, पापा नॉर्मल थे, तो एक पापा से जाएगा एक मम्मी से। तो इसका मतलब ये महिला कैरियर है जिससे शादी हुई है, तो एक जीन में कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी के लक्षण है, लेकिन देखने में वो नॉर्मल दिखेगी। तो अब देखें यहाँ पर एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। तो लड़के में एक लड़का बीमारी से ग्रस्त होगा, डिजीज होगी, एक में नहीं होगी। और लड़की में एक में डिजीज होगी और एक कैरियर होगी। तो कुल मिलाकर के सबको संतान कहा जाए अगर, तो 50% संतान बीमारीग्रस्त होंगी, 50% नॉर्मल होंगी, क्योंकि ये जो कैरियर है वह किसमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखेंगे। तो 50% वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी को यहाँ बना करके दिखाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है। कह रहा है ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर में हम लोग जानते हैं एक्स 0 हो जाता है, क्लाइनफेल्टर में XXY हो जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा, हैज 45 क्रोमोसोम विद X0। तो ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है टर्नर सिंड्रोम इज काज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम दैट इज 45 विद X0, यानी 45 प्लस X0। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में दिया भी है, ये डाउन है,
टर्नर सिंड्रोम के बारे में दिया होगा। ये देखे टर्नर 45 विद x0। अब क्वेश्चन नंबर 75 आ जाता है, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, जब इनकरेक्ट आ जाए तो सतर्क हो जाना है। रिगार्ड टू हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में गलत कौन है? तो इट इज ए डोमिनेंट ट्रेट, यही गलत है। और रिसेसिव है, रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। ये देखिए एनसीईआरटी में सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, हीमोफीलिया हमारी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ना कि डोमिनेंट। तो इसलिए ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अब इतना बड़ा दिया है, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 76। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।